हेलो, आई एम डॉक्टर हृदेश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। आज हमारे साथ हैं दो फ्रेंड जिन्होंने साथ में ही लेंथनिंग करवाई थी, टिबिया लेंथनिंग, और साथ में ही इनकी रिकवरी चली है और साथ में ही ये वापस जाने का इनका टाइम आ गया है। अभी दोनों ने अराउंड साढ़े छः सेंटीमीटर लेंथनिंग की है टिबिया में। तो अब तक का इनका टोटल एक्सपीरियंस जानते हैं हमारे साथ स्टार्टिंग टू एंड कैसा रहा है। और अभी बोथ आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, वैसे इंडिपेंडेंट वॉक कर सकते हैं विदाउट एड, बट सपोर्ट के लिए अभी क्रच यूज़ कर रहे हैं फॉर अ सेफ साइड। सो आई थिंक इट विल टेक अराउंड 1 more month कंप्लीट वॉक आने में, प्रॉपर आने में। तो अब तक का इनका जर्नी जानते हैं, तो पहले आपसे बात करते हैं। ओके, तो मेरा तो स्टार्टिंग से ही पेन वगैरह थोड़ा कम था यूजुअली। और एक टाइम के बाद लाइक 4 to 5 सेंटीमीटर के बाद थोड़ा सा पेन आने लग जाता है, क्योंकि पेन कटिंग थोड़ा बढ़ जाता है और साथ में आपका मसल वगैरह ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा खिंच चुकी होती है। सो एंकल भी टाइट रहता है यूजुअली। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत पेन मेरा बढ़ गया था, लेकिन इट्स स्टिल मैनेजेबल पेन किलर के साथ। और मैंने पेन किलर भी ऐसे पूरे जर्नी में कम ही लिए काफ़ी। पूरे जर्नी में मैंने 10-12 पेन किलर टोटल लिए होंगे इन 3 मंथ्स। सो वो भी मैं इनिशियली इसीलिए लेता था क्योंकि रात को डिस्कम्फर्ट के लिए नींद नहीं आता था। ऐसा नहीं कि वो पेन मैनेज नहीं हो पा रहा, बट वो डिस्कम्फर्ट के लिए रात में नींद नहीं आती थी, इसीलिए मैं इनिशियली लेता था। तो कुछ टाइम के लिए वो पेन एकदम गायब हो जाता और फिर बढ़िया से नींद आ जाती थी। सो सो व्हाट वाज योर स्टार्टिंग हाइट? स्टार्टिंग हाइट वॉज 158.3 और 5 समथिंग। तो अभी 6.5 अराउंड ऐड हुआ है। या आर यू सेटिस्फाइड नाउ? या एब्सोल्युटली। अगर मैं बात करूं तो ये जो हाइट रहेगी अभी परमानेंट रहेंगी फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। सो डेफिनेटली आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, कंसिडरिंग कि मुझे उतने कॉम्प्लिकेशंस आए नहीं। सो हाँ, मैं हैप्पी हूँ काफ़ी। ओवरऑल फ्रेम में टाइम कैसा निकला? क्योंकि फ्रेम में लोगों का कंसर्न यही होता है कि बहुत ज़्यादा पेन, इट लुक्स स्केरी के बोन के बीच से वायर जा रहे हैं, फिक्सेटर लगा हुआ है। फर्स्ट टाइम शायद आपने भी देखा होगा तो डर देख के लगा होगा, मन में आता है कि यार क्यों कराना है। तो जितना लगता है उतना है, जैसे अराउंड 2.5 month के अराउंड फिक्सेटर में थे आप। वो एक्चुअली 3 मंथ्स तक मैं फिक्सेटर में था। ओके। और जब फर्स्ट टाइम के लिए मैंने देखा था खुद के पैरों पे फिक्सेटर लगे हुए, वो एक डिफरेंट फीलिंग है। आप जैसे दूसरों के पैर में देखते हो और फिर खुद के पैरों में देखते हो, वो एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है। और पहले पहले तो शुरू में लगता है कि क्या क्या हो रहा है, अंदर बोन के थ्रू गई है, एक नेल गई है, बाहर से भी पिन्स वगैरह लगे होते हैं, एक बड़ा फ्रेम लगा हुआ है। एंड इनिशियली पैर काफ़ी हेवी फील होता है, तो वो भी इसके साथ एक एडअप हो जाता है। ऐसा लगता है कि वापस पहले जैसा चल पाऊंगा भी या नहीं। लेकिन धीरे धीरे इट गेट्स बेटर। और धीरे धीरे आप जैसे ही डे टू डे लाइफ की चीज़ें करने लगते हो, ऑल्दो खुद से चल के नहीं कर पाते, बट विथ रोलिंग चेयर के साथ या फिर केयर टेकर्स के हेल्प के साथ धीरे धीरे आ जाती है सारी चीज़ें। सो हाँ, मेरा तो फ्रेम में इतना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुझे आई नहीं थी। ऑल्दो जर्नी के एकदम एंड तक मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, थोड़ी थोड़ी। लाइक मेरा इस पैर में थोड़ा सा एफएफडी आ रखा था, जो कि सर्जरी रिमूवल के बाद वो 8 to 10 डेज में अपने आप ही ठीक हो गया था। एंड एज वेल एज मेरा यहाँ पे जो फिबुला था लेफ्ट लेग में, वो भी जुड़ गया था। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा कंसर्न था कि क्या होगा क्या नहीं, बट वो भी सारे चीज़ें हैंडल हो गई थी प्रॉपरली। सो मेरा तो काफ़ी सही गया है विद इन फ्रेम्स जर्नी। हाँ, सेम क्वेश्चन ही आपसे। अगर फिक्सेटर का टाइम कैसा निकला? जैसे कि कुछ लोग देखते हैं, मीन्स बोलते हैं कि फिक्सेटर में टाइम जो एक्सप्लेन करते हैं उससे डिफरेंट होता है। जैसे आप कंसल्टेशन के लिए भी आए थे, जो जो चीज़ आपको बताई गई थी सेम वैसा ही था, या फिर फिक्सेटर लगने के बाद आपका टाइम, पेन, सब ये कैसा रहा? मेरे लिए पर्सनली जैसा बताया गया था कि नॉमिनल पेन होता है और पेन किलर से मैनेज होता है, हाँ वो ट्रू है। और अगर मैं पर्सनल मेरे बॉडी के हिसाब से मैं अगर देखूं तो मैं 3 फेज़ में उसको डिवाइड करूंगा फ्रेम का। जो पहला 15-20 दिन बीते उसमें तो फ्रेम की वजह से नहीं तो सर्जिकल एक पेन रहता है कि ड्रिल किए गए हैं, तो पिन साइड्स पे थोड़े बहुत पेन रहते हैं क्योंकि न्यू कट है, तो उसकी वजह से थोड़ा हेल्प लगता है। वो इनिशियल कुछ डेज डिफ़िकल्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि पेन ज़्यादा है, बस डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि फ्रेम का वेट फील होता है इनिशियल कुछ डेज तक। उसके बाद फिर अगर मैं 1-1.5 सेंटीमीटर के बाद से देखूँ, उसके बाद से 3-4 सेंटीमीटर तक मेरा एक गोल्डन पीरियड रहा है कि वो सबसे कंफर्टेबल पीरियड गया है। नॉर्मली सो जा रहा हूँ,
नॉर्मल एक्टिविटीज़ में ऐसे जैसे लगता है कि फ्रेम एक बॉडी का पार्ट बन गया है। तब उस टाइम पे पेन भी एकदम मिनिमल है, पेन किलर की ज़रूरत उतना नहीं पड़ी। उसके बाद आता है 5-6 सेंटीमीटर पे जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि एक रेशियो है मेरा, क्योंकि इनिशियल 153 था, उस हिसाब से मैं अगर 6 सेंटीमीटर भी पुश कर रहा हूँ तो बॉडी के रेशियो के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा था। तो थोड़ा ज़्यादा मतलब ऑन दी अपर साइड, उस हिसाब से लास्ट कुछ दिनों में थोड़ा डिस्कम्फर्ट वो गोल्डन पीरियड से थोड़ा बढ़ जाता है, तो पेन किलर की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई थी, बट वो भी डेली नहीं लेना पड़ता था। तो इनिशियल डेज में थोड़ा ज़्यादा पेन, फिर बीच में सेटल हो जाता है, फिर लास्ट डेज में आपकी बॉडी जब आपको जवाब देना शुरू कर देती है कि हाँ इतना तक मैं जा सकता हूँ, वो आपको भी पता चल जाता है कि बॉडी कितना ले सकता है, उस पीरियड में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर एक बार फ्रेम निकल जाए फिर 2-3 दिन में तो मतलब 70-80% उधर ही कम हो जाता है सोल्यूशंस। जैसे मैंने अदर लोग एक दो वीडियोस देखी थी, उसमें बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसा पहले एक्सप्लेन नहीं करते। तो इस बारे में क्या क्या बोलना चाहोगे कि ऐसा मतलब यहाँ आप रहते हो, आप अदर पेशेंट से भी मिलते हो। आई थिंक टिबिया लैंडरिंग में हमारे पास अराउंड 20-22 केसेस तो आपने देखे होंगे आपकी जर्नी में। तो उसके अकॉर्डिंग पेन लेवल इतना है या फिर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन तो डिपेंड करता है, मैं किसी और के बॉडी का पेन फील नहीं कर सकता, लेकिन एक बॉडी में मसल का भी एक खेल है। मेरा जैसे मसल कम है, किसी का मसल ज़्यादा है, तो डिफरेंट टू डिफरेंट हो सकता है। लेकिन फ्रेम को देख के मुझे नहीं लगता कि डरने वाली बात है। मैं भी वैसे पहली बार जब देखा था थोड़ा घबराहट होता है, बट फिर रियलाइजेशन हुआ कि फ्रेम बॉडी से नहीं जाता है, बॉडी से ऊपर दो और नीचे दो वायर्स ही बस जाते हैं। तो बॉडी को मतलब वही दो वायर्स हैं, दो दो चार वायर्स जो बॉडी के थ्रू जाते हैं, जो कि बहुत पतले हैं। तो फ्रेम का पेन कोई नहीं होता, फ्रेम तो एक्सटर्नल है, बॉडी के बाहर है, जिसका पेन आपको फील नहीं होता। बस वो वायर्स ही बॉडी के थ्रू जाते हैं। तो लास्ट पीरियड में भी जो पेन होता है वो वायर्स स्ट्रेच होने की वजह से पिन कटिंग का पेन होता है, ना कि फ्रेम आपको कोई दर्द देता है। मुझे तो उतना ही फील हुआ, वायर्स का ही है, जो कि बहुत थिन वायर्स है, उनका ही पेन है। क्या वो मैनेजेबल था या बहुत ज़्यादा पेन था? वायर्स का जो पेन था वो मैनेजेबल था। मैंने भी लास्ट पीरियड में भी पेन किलर डेली नहीं लेता था, मैं भी पूरी जर्नी में 12 से 15 प्रोबेबली पेन किलर लिया हूँ। और पेन जो मुझे मैक्सिमम लगा, क्योंकि पिन कटिंग हो रहा था, बाहर स्किन थोड़ा ज़्यादा कट रहा था, तो वो सरफेस पे जो नॉर्मली भी कट जाता है उसका जो एक पेन होता है वो फील हुआ था, जो मुझे मतलब मैं घर में भी अगर मेरा कोई छोटा कट हो जाता उस पेन से डिफरेंट लगा नहीं। और मैनेज हो गया मेरा। पिन कटिंग भी आई थिंक 4 सेंटीमीटर के आसपास शुरू हुआ था, और मैंने तो लिटिल ओवर 6 किया है, तो ऑन टॉप 15 से 20 दिन तक लगा होगा, तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो पता नहीं चलता कि 3 मंथ फ्रेम है, उसमें 15-20 दिन वो तो मतलब बेयरली नोटिसेबल हो जाता है एक टाइम पे। ओके, अब बात करते हैं फिक्सेटर रिमूवल के बाद। रिमूवल के बाद कैसा एक्सपीरियंस था? कितने दिन तक, मतलब रिमूवल के बाद कैसा फीलिंग कैसी आती है कि अब लेंथनिंग हो गई, फिक्सेटर निकल गए, क्या लगता है? ग्रेट फीलिंग एक वर्ड में बताऊँ तो, क्योंकि जब आप 3 महीने लगातार फिक्सेटर में होते हो तो वो आपको थोड़ा यूजुअली भारी लगता है। ऑल्दो ये फ्रेम इतना भारी होता नहीं है, बट जब आप नॉर्मल मूवमेंट करते हो अपने पैर के, नी एक्सटेंशन या जो भी हो गया, तो आपको लगता है कि थोड़ा भारी तो है पहले से। जैसे ही फ्रेम निकलता है आपको लगेगा ये तो पैर लाइट वेट हो गया एकदम बहुत ज़्यादा। और जो मूवमेंट्स आप जो स्ट्रेंथनिंग आप नॉर्मली कर रहे थे विथ फ्रेम, वो और भी इजी हो जाता है। सो डेफिनेटली मतलब फ्रेम निकलने के बाद और बेटर हो जाता है। एंड हमने फ्रेम निकलने से पहले गैप दिया था एक वीक का। वो मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन था, क्योंकि काफ़ी दूसरे पेशेंट को काफ़ी और केसेस हो सकते हैं कि किसी को नर्व पेन थोड़ा आए या फिर थोड़े मसल स्टिफनेस भी रहे इवन फ्रेम निकलने के बाद। क्योंकि जब आप फ्रेम में होते हो तो एक सपोर्ट रहता है सैंडल का, ताकि आपको बैलरीना ना आए। फ्रेम निकलने के बाद जो है वो आप कर ही नहीं सकते। आप किसी भी तरीके से वो चीज़ अपने पैर को जो है, एंकल को जो है सपोर्ट नहीं दे सकते। सो डेफिनेटली अगर आप थोड़ा टाइम देते हो फ्रेम निकालने से पहले, सो नहीं, दैट जब विल आपकी हेल्प। लेंथनिंग स्टॉप हो जाए तो एटलीस्ट 8 to 10 डेज का गैप उसमें दें। हाँ, सो वो हेल्प ज़रूर करता है। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम स्टैंड किए थे
कैसी फीलिंग थी? मैंने फ्रेम में ही फर्स्ट टाइम स्टैंड किया था जब मेरा 3 सेंटीमीटर हो गया था, और मुझे इंस्टेंटली डिफरेंस पता लग गया था कि हाँ, आई लेवल बढ़ गया है। एंड वो एक डेफिनेटली कॉन्फिडेंस मुझे बूस्टअप मिला था उस टाइम पे। और जो भी थोड़ा बहुत भी उस टाइम पे पेन था, तो मतलब जब मैं स्टैंड किया, वो पेन मेरा चला गया इंस्टेंटली कि हाँ, वर्थ इट है ये चीज़। अगर अभी तो आधी जर्नी बाकी है, तो डेफिनेटली ये और बेटर हो जाएगा। और जब कंप्लीट होने के बाद, फिक्सेटर निकलने के बाद स्टैंड किया, कैसा लगा? वो भी एक मतलब डिफरेंट फीलिंग ही था जब खुद के पैरों पे फिक्सेटर विदाउट फिक्सेटर स्टैंड किया था फर्स्ट टाइम। तो हाँ, लगा था कि मतलब सही जा रहा है जर्नी, फिक्सेटर भी निकल गया, लेंथनिंग भी फिनिश हो गई। अभी और कुछ महीने के बाद बात है, जिसके बाद शायद हम लोग प्रॉपर चलने लग जाएंगे। और जैसे अभी कल की ही बात है, बिना किसी सपोर्ट के वॉक किया, तो फीलिंग कैसी फीलिंग थी? ये भी मैं मतलब बता नहीं सकता। मुझे यूजुअली लग रहा था कि क्रच से इंडिपेंडेंट आने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मतलब मुझे वो अभी भी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं बिना क्रच पे चल लूँगा बिना गिरे। लेकिन कल जब पहली बार चला बिना क्रच के, विदाउट एनी सपोर्ट, तो वो डेफिनेटली मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला कि हाँ, नेक्स्ट 1 या 2 महीने में शायद मुझे प्रॉपर वॉक आ जाएगी। ओके, सेम क्वेश्चन ही मेरा आपसे है। और मैं भी जब फ्रेम में पहली बार स्टैंड किया था तो इनिशियल डेज पे ही किया था, आई थिंक 2 सेंटीमीटर के आसपास। वो भी नॉर्मल लगा था, उसमें भी कोई पेन वेन नहीं लगा, क्योंकि तब जर्नी शुरू ही हुई थी, उतना पेन नहीं था। और फिर फ्रेम निकलने के बाद तो डिफरेंट ही है। फ्रेम निकलने के बाद जब मैंने पहले लेग रेजेस ट्राई किए, वो बहुत वेट का डिफरेंस आता है। फ्रेम में फ्रेम उठा के एक आदत पड़ गई थी कि भारी है ये, तो जब फ्रेम उतर गए लेग या वो जैसे क्विकली हवा में उठ गया, तो फिर लगा कि हाँ, ये तो अभी बहुत लाइट वेट डिफरेंस आ गया है। उसके बाद धीरे धीरे जब स्टैंडिंग करा तो अब पता चला, थोड़ा आई लेवल भी ऊपर हुआ। और ओवरऑल पहले कुछ दिन तक तो थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाँ, लंबा हो गया। धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग और वॉकिंग करते करते अभी धीरे धीरे कॉमन हो रहा है। मैं भी होप कर रहा हूँ कि अगले 2-2.5 मंथ में एकदम नॉर्मल चलने लगूंगा, सपोर्ट भी शायद साथ में कैरी ना करूँ। अच्छा, डू यू थिंक ये जो लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी है, इतना पेन एंड दिस एवरीथिंग, इज इट वर्थ इट? डेफिनेटली वर्थ इट। अगर आप जितना रीच करना चाहते हो और उतना आप रीच कर लेते हो, या फिर उससे थोड़ा कम भी अगर रीच कर पाते हो, बट आप खुद से सेटिस्फाइड हो उससे, तो डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। क्योंकि वो फिर परमानेंट हाइट हो जाएगी आपकी। वो रेस्ट ऑफ द लाइफ, फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके साथ रहने वाली है। तो अगर कोई लिम्ब लेंथनिंग कराना चाहता है या कोई सोच रहा है, तो उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? किन किन चीज़ों का ध्यान रखें सर्जरी में जाने से पहले? जैसे कि आपको एक्सपीरियंस है, किस बेसिस पे आप उनको अपना सजेशन देना चाहोगे कि अगर सर्जरी में लैंड अप करना ही है? फर्स्ट तो हम भी बोलते हैं कि अगर आप सेटिस्फाइड हो, जहाँ तक कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू लेंथन, तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर्जरी से पहले तो सबसे पहले मैं ही कहूँगा, रिसर्च करो अपना बढ़िया से। आप पहले देखो कि किनके साथ आपको कराना है, और सर्जन कौन है, उनका कितना एक्सपीरियंस है। उनसे बात करो, कंसल्टेशन करो, उनसे सारी जानकारियाँ लो, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कैसे आप हैंडल करते हो उसको, एंड एवरीथिंग। आप पेशेंट से मिलो वहाँ पे जाके। आपको अगर एग्जिस्टिंग पेशेंट दिख रहे हैं, एग्जिस्टिंग सक्सेस स्टोरीज दिख रहा है, तो वो डेफिनेटली आप उनसे बात करो, क्या क्या उनको दिक्कतें आई हैं इन द जर्नी। वो सारे आप फीडबैक ले सकते हो। दूसरी चीज़ यही है जो कि मतलब मस्ट करना ही चाहिए, वो एटलीस्ट आप 1 से 2 महीना बहुत बढ़िया से स्ट्रेचिंग करो। आप जितना बढ़िया से स्ट्रेचिंग करोगे इन लेंथनिंग जर्नी, आपको उतना कम पेन और डिस्कम्फर्ट रहेगा, ज़्यादा चांसेस यही है। तो डेफिनेटली ये भी करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग वगैरह करो। और बस यही है। और बाकी तो आपको और जो भी चीज़ें करना है, वो तो आपको आप जब विज़िट करोगे, जिनके साथ आपको कराना है वो आपको सजेस्ट करेंगे। ठीक है, और आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं तो पर्सनली बोलूँगा, जो मैंने नोटिस किया है काफ़ी पेशेंट्स में और खुद में भी, कि कुछ चीज़ें हैं सर्जरी से पहले अगर कोई जस्टिफाई कर पाता है कि हाँ, ये मैं अगर करूँ तो मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगे, और खुद पर्सन कॉन्फिडेंट है कि हाँ, मुझे ये करवाना है, फिर तो कोई डाउट ही नहीं बैठता, 100% वर्थ इट है। अगर पर्सन खुद एकदम क्लैरिफाइड है, किसी और के भरोसे पे नहीं बैठा है कि करना चाहिए कि नहीं, खुद से डिसीजन लेने की वो एक मेंटालिटी होनी चाहिए कि हाँ, मेरे लिए वर्थ इट है, जैसे मेरे लिए था, तो मैं कभी रिग्रेट नहीं करता।
और अगर कराने का कोई सोच लिया है तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स होंगे कि पेशेंस रखना है, कोई भी प्रोसेस टाइम लेता है, हरी में नहीं रहना है कि जल्दी जल्दी एक नाइट में सब निपट जाए, थोड़ा टाइम देना है। और अगर आपको लगता है कि वेट एक इशू हो सकता है तो उसके लिए आप खुद पे फिज़िकली वर्क करें ताकि आपको लगे कि हाँ अभी ठीक है। और फिर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग, वो बहुत हेल्प करता है ड्यूरिंग लेंथनिंग। और उसके बाद भी जैसे हम लोग रिलेटिवली काफ़ी फ्लेक्सिबल रहे हैं तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हमें भी दिखा है। तो ये कुछ पॉइंट्स रखने चाहिए दिमाग में। क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए एक सेंटर को, किसी भी लिम्ब लेंथनिंग सेंटर को अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको उसमें देखनी चाहिए, ताकि जो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे ही पास आइए, कहीं भी जाते हैं क्योंकि किसी गलत हाथ में चले गए तो ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास जो सर्जरी करा लिया, सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए या फिर उनको पता ही नहीं है लेंथनिंग कैसे करनी है। तो इस बेसिस पे क्या क्या माइंड में सब ये फोकस रहना चाहिए कि ये चीज़ मेरे को रिसर्च करनी है, इसके बाद आई कैन गो विद सेंटर और सर्जन जो भी है। सो देखो, आप किसी के साथ जाने से पहले आपको देखना चाहिए कि उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है इस सर्जरी में। तो अगर आप अगर ऐसे किसी लोगों के पास चले जाते हो जो लोग इतने पहले मतलब ज़्यादा सर्जरी करे नहीं है, तो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे वो लोग। उनको भी ज़्यादा आइडिया नहीं होगा क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई कॉम्प्लिकेशन केस आता है तो वो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, उनको आइडिया नहीं होगा ज़्यादा। और फिर आप मतलब और ज़्यादा फंस जाओगे वहाँ पे। हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेशन और वर्स हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है। उनके पेशेंट से आप मिलो, ये चीज़ें आप पता करो जो है उनके साथ कैसा उनका गुजरा है, जो जर्नी है। और उनके अगर कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह आए थे वो कैसे हैंडल हुए थे, कैसे उन्होंने टेक केयर किया, वो चीज़ें आप देख सकते हो। दूसरा चीज़ यही है, सर्जन भी आप देख सकते हो, उनसे और बात कर सकते हो। तो उनका भी एक्सपीरियंस वगैरह आप ये सारी चीज़ें रिसर्च कर सकते हो। एंड देन ये हो गया कि आपको जो है किसी ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए जो कि रिहैब भी आपको सेम पैकेज में या फिर सेम चीज़ में ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि रिहेबिलिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सर्जरी करने के बाद घर चले जाओगे, आप खुद से कुछ नहीं मैनेज कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। फिजियोथेरेपी रहता है साथ में, जो है अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया तो आप डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे, और तब तक हो सकता है आपका वो केस और ज़्यादा बुरा हो जाए। तो डेफिनेटली अगर आप रिहेबिलिटेशन में कहीं पे रहोगे जहाँ पे ऑन टाइम सपोर्ट होगा डॉक्टर्स का, वहाँ पे तुरंत अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा भी, वो वहाँ पे ट्रीट हो जाएगा। सो ये चीज़ एक डेफिनेटली मैटर करता है। रिहेबिलिटेशन वहाँ पे होना चाहिए। एंड देन आप देख सकते हो जहाँ पे आप ठहरोगे, ये रिहेबिलिटेशन के टाइम पे वो जगह कितनी सही है, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या है, वो चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको 5 महीने हो गए हमारे साथ, 5 साढ़े 5 महीने, तो हमारे हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? डेफिनेटली लाइक हम लोग जब आए थे तो यहाँ पे पहले कंसल्टेशन के लिए भी जब आए थे तो हमने देखा था, पेशेंट से मिले थे, तो हमें ये ओवरऑल सही लगा था कि इंडिया में एक ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन है। और हमें इससे पहले तो पता ही नहीं था कि इंडिया में भी ये किया जाता है। तो जब हम यहाँ पे आए देखे तो हाँ, हमें पता चला इंडिया में भी है। एंड सर्जन से बात किए तो हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक ही मिला उनसे कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। हमें सारे डिटेल्स जो हैं वो क्लियरली शेयर किए गए थे विद डॉक्टर हृदय से एंड जो सर्जन थे हमारे। तो उनसे हमें प्रॉपर सारे डिटेल्स जो हैं वो शेयर किए गए थे। एंड देन हम पेशेंट से भी मिले थे, तो उनका भी एक्सपीरियंस और उनका भी फीडबैक वगैरह हमने सारी चीज़ें लेके, एंड देन यहाँ का जो हाइजीन है एवरीथिंग, तो वो सारी चीज़ें हमने देखे थे, तो हमें सही लगा। एंड डेफिनेटली जो मैं खुद की उसके बारे में एक्सपीरियंस की बात करूं, तो हाँ ओवरऑल हमारा जर्नी यहाँ पे बहुत बढ़िया गया है। कोई भी हमें प्रॉब्लम होती थी तो उसके लिए केयर टेकर्स अवेलेबल रहते थे। कोई भी कॉम्प्लिकेशन होते थे या कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, वो हम यहाँ के डॉक्टर्स से, फिजियोथेरेपिस्ट से शेयर करते थे, हेल्प लेते थे उनसे। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो फिजियोज़ भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। जो हम अभी खुद से चल पा रहे हैं इंडिपेंडेंट, आई थिंक उसमें एक मेजर रोल फिजियोज़ का है, फिजियोथेरापिस्ट का है। क्योंकि अगर वो नहीं हो पाता, शायद कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता, बैलिन आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और फिजियोथेरापिस्ट इज़ लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। तो वो भी डेफिनेटली एक चीज़ है। और कुछ भी अगर अलग से चाहिए होगा, लाइक एक्सरे चाहिए होता है या कोई भी आपको सप्लीमेंट्स या मेडिकेशन ड्यूरिंग द लेंथनिंग जर्नी या फिर उसके बाद चाहिए होता है, तो वो यहाँ से आपको मिल जाता है, रिकमेंड किया जाता है।
सेम ही क्वेश्चन मेरा आपसे, हमारी हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ 5 महीने का एक्सपीरियंस टोटल कैसा रहा है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है वीडियोस में, दर्शकों ने देखा होगा आई थिंक, कि मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहा है। आई थिंक जब पहली बार हम मिलने भी आए थे तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दिया था कि देखो, एक बार टूटने के बाद तुम्हें 3 महीने तो देना है, तुम खुद को अच्छे से मिनिमम देना है, तो तुम खुद को अच्छे से प्रिपेयर करो। और उन्होंने एक क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट किया था कि ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता है। वो उनकी तरफ से एक डर था कि हमें भी क्लियर क्लैरिटी मिली कि कितना मिनिमम टाइम लग सकता है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन के साथ इंटरनेशनल पेशेंट्स भी थे, तो काफ़ी एक अनुभव रहा हमारा। और हमने एक्सरेज भी देखे, पेशेंट से बातें की और फैसिलिटी भी देखा। तो एक ऑल इन ऑल एवरीथिंग इनसाइड ए रूफ हमें मिला था, क्लीनलीनेस से लेके जिम फैसिलिटीज़ से लेके, और फिजियोथेरेपी के लिए इक्विपमेंट्स काफ़ी सारे हैं, मसल से लेके बोन स्टिमुलेटर। तो वो सब हमने विज़िट के टाइम पे देखा था। तो एक बूस्ट मिला कि क्योंकि खुद ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो खुद मैनेज नहीं कर सकते, तो एवरीथिंग अंडर द रूफ वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था। और हमारे खास करके मेरे 5 महीने के एक्सपीरियंस में एवरीथिंग, कोई छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस भी आई तो उनको एड्रेस किया गया। और बाकी केयर टेकर्स भी अवेलेबल रहते थे हेल्प के लिए। फिजियोथेरेपी रेगुलर डेली चलते थे शेड्यूल में, एक्सरसाइजेस। और अगर हम ना करें तो फिजियोस हमको पुश करते थे कि क्यों बंद कर रहे हो, करो। वो एक मोटिवेशन रहा है हमारी जर्नी में, और उसका रिज़ल्ट भी हमें अभी दिख रहा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बढ़िया रहा है। तो ये था इनका अब तक का एक्सपीरियंस हमारे साथ, अराउंड 6.5 सेंटीमीटर टिबिया लेंथनिंग का दोनों का। तो ऑलमोस्ट इनका इंडिपेंडेंस वॉक आ चुका है, बट प्रॉपर और आने में अभी होपफुली 1 और 2 मंथ और लगेगा, जिससे कि कंप्लीट रिकवर हो जाएं। जी। तब तक के लिए अगर आपकी और कोई क्वारी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वारी डाल सकते हैं। थैंक यू।